हथियार तो अमेरिकी भंडारों में भी कम है, और यह रिपोर्ट बकायदा पेंटागन की है। 11 सैनिक अड्डे पूरे तरीके से तबाह हो गए, वो मलबे में तब्दील हो गए हैं। तो अमेरिका जब अपने ही सैनिक अड्डों की मिडिल ईस्ट के भीतर, जहां उसने बंदोबस्त किया हुआ है सुरक्षा को लेकर, जब उनके साथ वो उस रूप में खड़ा नहीं हो पाया, तो फिर यूरोप के भीतर खड़ा कैसे होगा? जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के सेना के लिए क्रिएट किया गया था, वो पाइपलाइन भी डैमेज कर दी गई। मसला सिर्फ युद्ध तक का नहीं है, अब सवाल ईरान की उस रणनीति का है जो अमेरिकी पॉलिटिक्स के भीतर, अमेरिकी कांग्रेस के भीतर, पेंटागन की रिपोर्ट के भीतर, सीआईए की खुफिया रिपोर्टों के जरिए और नाटो के साथ संबंधों को लेकर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है, और वो नाम है ईरान। जब बात पेंटागन की आई तो ट्रंप प्रशासन बार बार यह कहता रहा, और खुद पेंटागन उस दिशा में काम करता रहा कि दरअसल हथियारों की जरूरत है। तो क्या ईरान ही वो वजह है जिसने स्ट्रेटेजिकली रशिया को खुद के करीब कर लिया? और जानबूझ के बीते दिनों ईरान के विदेश मंत्री ने यात्रा रशिया की और पुतिन ने स्ट्रेटेजिकली उनके साथ घंटों बैटिंग की, और घंटों बैठक के बाद जिन बातों का जिक्र किया, वो नए तरीके से, नए परिप्रेक्ष्य में, रीअलाइनमेंट की दिशा में वेस्ट एशिया के भीतर बनते हुए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। 22 रिपोर्टें आई हैं। कांग्रेस, पेंटागन, सीआईए और व्हाइट हाउस, इन तमाम जगहों पर सिर्फ और सिर्फ ईरान का जिक्र हो रहा है। और ईरान के साथ सीज फायर है या सीज फायर युद्ध की शक्ल में एक हथियार है, इसका जिक्र भी इस वक्त कोई कर नहीं पा रहा है। यह स्थिति आई क्यों, और ट्रंप को यह ऐलान क्यों करना पड़ गया कि अब हम जर्मनी से 5000 सैनिक वापस बुला रहे हैं? ईरान और रेवोल्यूशनरी गार्ड की तीन तरफ से जो भूमिका रही, उसने मैसेज पूरी दुनिया को एक नया दे दिया है। पहला मैसेज तो यही है कि अगर अमेरिका यह सोचता है यूरोपियन कंट्रीज में उसकी सेना की मौजूदगी है और वो सुरक्षा दे सकते हैं, तो यूरोपियन कंट्रीज को भी यह सोचना होगा कि बकायदा उनके सैनिक अड्डे, मिलिट्री बेसिस जो खाड़ी देशों में थे, वो पूरे तरीके से ध्वस्त क्यों हो गए। सीएनएन ने तो बकायदा जो विजुअल्स दिखलाकर जो रिपोर्ट फाइल की, जिसको लेकर व्हाइट हाउस में यह चिंता हो गई और कांग्रेस के भीतर यह सवाल उठ गया कि अमेरिका अपने ही सैनिक अड्डों की रक्षा ईरान से कर नहीं पाया, जो अटैक मिडिल ईस्ट के देशों पर हो रहा था, खाड़ी देशों में हो रहा था। 11 सैनिक अड्डे पूरे तरीके से तबाह हो गए, वो मलबे में तब्दील हो गए हैं। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के सेना के लिए क्रिएट किया गया था, वो पाइपलाइन भी डैमेज कर दी गई। इतना ही नहीं, इस दौर में जहां जहां अमेरिकी दूतावास था, वह भी ध्वस्त हो गया। तो अमेरिका जब अपने ही सैनिक अड्डों की मिडिल ईस्ट के भीतर, जहां उसने बंदोबस्त किया हुआ है सुरक्षा को लेकर, जब उनके साथ वो उस रूप में खड़ा नहीं हो पाया, तो फिर यूरोप के भीतर खड़ा कैसे होगा? ईरान की इस परिस्थिति ने शायद एक बड़ी दूरी यूरोपियन कंट्रीज या नाटो कंट्रीज और अमेरिका के भीतर लाकर खड़ी कर दी। दूसरी परिस्थिति, रेवोल्यूशनरी गार्ड ने स्ट्रेटेजिकली जो रशिया के साथ निकटता दिखाई, चीन के साथ उनकी निकटता है आर्थिक तौर पर भी, डिफेंस डील के लेकर भी, लेकिन रशिया के साथ की निकटता इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि रशिया पर से प्रतिबंध अमेरिकी राष्ट्रपति ने हटा दिया था। और यूक्रेन की मदद के लिए पूरे नाटो कंट्रीज इसलिए खड़े क्योंकि नाटो कंट्रीज को लगता है कि रशिया उनके दरवाजे पर कल को आकर खड़ा हो जाएगा अगर वह यूक्रेन जीत लेता है तो। और इसी प्रक्रिया के भीतर में जो यूक्रेन से सटे हुए देश हैं, जिनको अमेरिका को मदद करनी थी आर्थिक तौर पर और डिफेंस के तौर पर, वो मदद वो पीछे ले गया। यानी इमरजेंसी मदद भी कर पाने की स्थिति में अमेरिका नहीं आया। तो क्या यूरोप या नाटो कंट्रीज को लेकर, और दूसरी तरफ जो खाड़ी देश थे उनके साथ उन्होंने जो 2 दिन पहले ही इमरजेंसी आर्म सेल जो मिडिल ईस्ट के साथ जो नया समझौता हुआ है, वो $8.6 बिलियन का है। यह मैसेज भी रेवोल्यूशनरी गार्ड ईरान की तरफ से दे रहे हैं कि दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति युद्ध के जरिए या डिफेंस की सुरक्षा देने के जरिए एक बिजनेस कर रहे हैं। यानी ध्यान दीजिए, तो युद्ध की परिस्थिति में यह सीज फायर एक झटके में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को उस डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट में बयान देने की दिशा में ले जा चुका है, जहां पर शुरुआती दौर में समुद्री डकैत के तौर पर, पायरेट्स के तौर पर जब ईरान ने कहा, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में यह कहने में कोताही नहीं बरती, अगर हम पायरेट्स हैं तो फिर हमें लाभ ही लाभ है, हमने इतना तेल जब्त कर लिया है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अमेरिका की जो पूरी परिस्थिति उभर कर सामने आई, उसमें अगला सवाल यह भी था कि जो $8.6 बिलियन का समझौता इमरजेंसी आर्म सेल्स के तौर पर हुआ है, उसमें इजराइल, कतर और यूनाइटेड अरब अमीरात हैं। कतर को वो पैट्रियट मिसाइल देगा, इंटरसेप्टर, जो तकरीबन $4 बिलियन का है। कुवैत को $2.5 बिलियन का वो एरियल डिफेंस सिस्टम देगा। और जो ये मैसेज कन्वे किया गया, उसमें कांग्रेस को कहीं से भी
साथ नहीं खड़ा किया गया, यानी कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं समझी गई। जो कि स्टैंडर्ड मानक समीक्षा होती है उसको दरकिनार किया गया और युद्ध के जरिए या युद्ध को ही महत्वपूर्ण अमेरिका इस दौर में मान रहा है। लेकिन अगला सवाल रशिया की तरफ से था, चीन की तरफ से था, ईरान की तरफ से था और मिडिल ईस्ट की तरफ से भी था। हथियार तो अमेरिकी भंडारों में भी कम है और यह रिपोर्ट बाकायदा पेंटागन की है। अमेरिका के भीतर भंडारों में जो उसके अपने हथियार के भंडार है उसको लेकर पेंटागन रिपोर्ट दे ही चुका है। आपके यहां प्रोडक्शन स्लो है, जो युद्ध विराम या सीज फायर है उसको लेकर एक अनिश्चितता की स्थिति है। और जब आपके पास हथियार नहीं है तो हथियार जो बनेंगे, जो आप बनाने की दिशा में समझौता कर रहे हैं कि उनके पास इमरजेंसी आर्म पहुंचाए जाने चाहिए, तो कब तक पहुंचेंगे, कोई टारगेट नहीं है। और इन सबके बीच अमेरिकी राष्ट्रपति दो रास्तों पर चल रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस से कहा कि देखिए एक लिहाज से युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद उन्होंने कहा कभी भी हम हमला कर सकते हैं। अब जब यह कहा गया तो दूसरी तरफ ईरान के जनरल मोहम्मद जाफर अजदी ये कहने से नहीं चूके कि अमेरिका के साथ युद्ध की वापसी की पूरी संभावना और हम पूरे तरीके से तैयार हैं। कि रेवोल्यूशनरी गार्ड ये बताने से चूके नहीं कि इस युद्ध की परिस्थिति में अमेरिका कहीं खड़ा हुआ नहीं है और यह मैसेज मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोपियन कंट्रीज तक चला गया। अमेरिकी सैनिक अड्डे जो मिडिल ईस्ट में थे, इराक तक में जो उसके अपने दूतावास थे, जो बुनियादी ढांचे थे, जो उनसे जुड़े हुए आवासीय भवन थे, जो उन देशों में जो कि अमेरिका के साथ खड़े थे, वहां के होटल्स हो, वहां के पोर्ट्स हो, वहां के एनर्जी केंद्र हो, सभी तो ध्वस्त हो गए। अब यहां पर सवाल सबसे बड़ा अमेरिका के सामने है कि क्या वह एक सुपर पावर के तौर पर उसकी जो सेना की मौजूदगी हर जगह पर है और सबसे ज्यादा जर्मनी में है, जो उसने 5000 एक्टिव ट्रुप्स को वापस बुला लिया, क्या यह मैसेज कन्वे कर पाएगा? या फिर अब यूनाइटेड नेशन के भीतर जर्मनी का सवाल इसलिए बड़ा होगा क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन बना तो यह उसी का निर्णय था कि जर्मनी फौज नहीं रख सकती है, जिस पर दुनिया के तमाम देशों ने मुहर लगाई थी। 3 सवाल, पेंटागन को पैसा और दिया जाए या ना दिया जाए, हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उन हथियारों को खरीदेगा कौन? अभी तक तो अमेरिकी दबाव था, लेकिन आगे खाड़ी देश कहीं मना ना कर दें। और तीसरी सिचुएशन है जो इन्वेस्टमेंट अमेरिका के भीतर मिडिल ईस्ट का रहा और मिडिल ईस्ट के साथ जो संबंध रहे, उसके पीछे कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज का या नाटो कंट्रीज का अमेरिका के साथ खड़े रहना था। जब ये सारी चीजें धराशायी हो रही है तो फिर उस इकोनॉमी, जिस इकोनॉमी को लेकर आपने सवाल जवाब देखे, उसका आखिरी मंत्र अंततः उसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की दिशा में चला जा रहा है, जहां पर जर्मनी अब अपनी फौज तैयार करेगा, नाटो कंट्रीज का डिफेंस बजट बढ़ेगा, दुनिया के भीतर डिफेंस प्रोडक्ट्स में और तेजी आएगी और कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ पावर और कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ बिजनेस पहली बार अमेरिका वर्सेस ऑल ओवर वर्ल्ड के बीच नए तरीके से प्रभावित करेगा और उसके केंद्र में कोई दूसरा देश नहीं, ईरान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।